स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है यानी एनईपी, और इसके हाइलाइट्स क्या हैं 2020 के। और इसमें मैं आपको बताने वाली न्यू फीचर्स इन स्कूल एजुकेशन एज वेल एज फॉर योर हायर एजुकेशन। देखिए, सबसे पहली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने की, देखिए इसको जो इसमें अनाउंस किया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसे MHRD के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका एक चीज और आपके जीके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है वो आप किस नाम से जानी जाएगी, वो जानी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी एनईपी जो पॉलिसी है वो बेसिकली किसने अनाउंस की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, इसके तहत देखिए क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहली बात, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो आई है आफ्टर 34 इयर्स, यानी पहले ही आई थी 1986 में, अब ये आई है 2020 में। और ये भी मैं बता दूं आपको, अब ये जिसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होंगे वो जो चेंजेस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे 2021 से, यानी नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 34 इयर्स के बाद आई है। अच्छा, अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, हर एक कंट्री जब भी अपनी कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, स्टार्ट करती है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहली बात जो ऑब्जेक्टिव है वो है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल। ठीक है, जो स्कूल में ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ने आए। ठीक है, तो इनका ये एम है, ऑब्जेक्टिव है कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, और कब तक, बाई 2030 तक। इसके साथ ही देखिए, जो पहले का जो सिस्टम होता था, जो करिकुलम हमारा जो होता था वो होता था 10+2 के आधार पे। ठीक है, अब ये जो पूरा करिकुलम है वो चेंज कर दिया गया है, यानी जो न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल जो फ्रेमवर्क आया है वो है 5+3+3+4 का। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखिए क्या है ये। ठीक है, तो 5+3+3+4 का क्या सिस्टम है। सबसे पहले जो आपके 5 साल है, ठीक है, आपके बच्चे के, तो ये जो 5 साल है ये फाउंडेशनल स्टेज है, और इन 5 सालों को भी डिवाइड कर दिया गया है। जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स है वो है प्री प्राइमरी के, और जो बाद के 5 इयर्स में जो 2 इयर्स है वो है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के। इसके साथ ही देखिए, जो 5 साल है आपका कवर कर रहा है प्री प्रेटरी क्लास, यानी बाल वाटिका भी इसे कह सकते हैं, और ये किन बच्चों के लिए, 5 से 6 इयर्स ओल्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये 5 साल का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। ये जो है वो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए 3 साल स्टार्टिंग के लिए एकदम फाउंडेशनल स्टेज है, जहाँ पे उनके फाउंडेशन को यानी इनकी नींव को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और उसके सेकंड ईयर में जो 2 साल है वो है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 इयर्स जो है उसमें बच्चों को क्लास थर्ड, फोर्थ और 5 जो क्लासेस है वो इंक्लूड की गई है। और यहाँ पे बच्चों को जो आपके मैथ्स है, साइंस सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन सारे जैसे सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें दी जाएगी। ये सारे सब्जेक्ट जो है वो उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसके बाद देखिए, तो 5 हो गया हमारा, फिर 3 इयर्स भी हो गया। अब देखिए उसके बाद भी 3 इयर्स का। ठीक है, 5+3 और +3, तो नेक्स्ट 3 इयर्स जो है उसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा। और यहाँ पे कौन सी क्लासेस इंक्लूडेड होंगी, तो होंगी वो क्लासेस 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये तीनों क्लासेस यहाँ पे इंक्लूड होंगी। और यहाँ पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो भी पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस जो कि डिसाइड किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे उनको पढ़ाया जाएगा। और इस बार ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही की जाएगी कि बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा दी जाए। यहाँ तक कि देखिए क्लास 6 से जो है बच्चों को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर बच्चों का इंटरेस्ट जो है अपने ड्यूरिंग द स्कूल टाइम में ही वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही उनको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, यानी आपके समझ लो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज में, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर उस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ऑफिस के द्वारा, इंटर्नशिप के द्वारा वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे जो क्लास 5 तक की जो पढ़ाई जो अनिवार्यता यहाँ पे जो नेक्स्ट 3 इयर्स में जो साथ क्लास थर्ड, फोर्थ और 5th जो अनिवार्य यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं क्लासेस। यहाँ पे एक चीज और कि देखिए हमने बहुत सारे स्कूल में देखा है कि इंग्लिश मीडियम जो है, मीडियम जो होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, किस माध्यम से आप पढ़ाओगे स्कूल में, तो वो इंग्लिश पर बहुत जोर दिया जाता है। पर अब ऐसा नहीं है, अप टू क्लास 5th ग्रेड, ठीक है, अप टू क्लास 5th अगर चाहे माँ बाप और अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ सकते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ाया जा सकता है। ये जबरदस्ती नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, इंग्लिश ही एक एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिया जाए, इंग्लिश बिल्कुल एज अ सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, ये भी अगर आप चाहें तो 6 to 8 के बाद भी, मतलब 5th के बाद भी इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मूव करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा अब से। तो जो है एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो वो सेमेस्टर वाइज रहेगा, और ये आपके जो सेमेस्टर्स हुआ करेंगे वो आपके देखा जाए तो आपके जो सेमेस्टर्स हैं वो हर एक साल में हुआ करेंगे, और ये दो सेमेस्टर हुआ करेंगे, मतलब एक साल में आपके 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे हर 6 महीने बाद। ठीक है, हर 6 महीने बाद आपका एक एग्जाम हुआ करेगा, और ये जो सेमेस्टर वाला जो सिस्टम है वो नेक्स्ट जो 4 इयर्स का जो लास्ट स्टेज है क्लास 9 से लेकर 12 तक, वहां पे ये एग्जाम का जो सेमेस्टर है इसको इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, जहां पे आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, हर एक 6 महीने बाद एक एग्जाम हुआ करेगा। और एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इन एग्जाम में आपको पास होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसके ही दोनों के मार्क्स आपके पूरे इंक्लूड होकर जोड़े जाएंगे, तब आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप एक में भी फेल होते हो तो ये क्योंकि कई बार पहले भी देखा गया है कि बच्चे क्या करते थे, 1-2 महीने पहले एग्जाम से पहले पढ़ते थे और वो पास हो जाते थे, तो अब वो चीज वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें थ्रू आउट द ईयर पूरे साल उनको पढ़ना होगा, हर सेमेस्टर में उनको क्वालिफाई भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो यही 4 इयर्स का जो लास्ट स्टेज है इसमें सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। अच्छा, एक बात और, पहले देखिए क्लास बोर्ड के एग्जाम के बाद, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के बाद स्ट्रीम सिस्टम हुआ करता था कि आपको कॉमर्स लेनी है, कि आपको ह्यूमैनिटीज लेना है, या आपको साइंस लेनी है, तो ये चीजें हुआ करती थी। बट अब ये जो इस सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको स्ट्रीम सिस्टम में ज्यादा फोकस नहीं करना होगा। जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो उसके लिए एक पूल सिस्टम बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चूज करने होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इससे क्या बदलाव होगा, अगर जो कॉमर्स का बच्चा है वो अपने बीएसटी या अकाउंट्स के साथ अगर वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना चाहता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री लेना चाहता है, सोशियोलॉजी लेना चाहता है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो सब्जेक्ट भी वो ले सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, सेम साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी अगर उनको ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, या कुछ सब्जेक्ट जो कॉमर्स सेक्शन के हैं उनमें इंटरेस्ट है, उनमें उनकी रुचि है, तो वो उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा पूल सिस्टम के द्वारा होगा, जहां पे आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने होंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के, तो वो आप बोथ लैंग्वेज में अपने एग्जाम्स को दे सकते हो। आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही देखिए जो 5 साल तक के बच्चों का मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर लैंग्वेज हुआ करेगी। ठीक है, मदर लैंग्वेज या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें, रीजनल लैंग्वेज, उसमें बच्चे अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो इन लोकल लैंग्वेजेस के द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो ये नहीं कि रट्टू तोता जो भी आपने पढ़ा और बस वही लिख के आगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी पूरी नॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर ये बेस होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा जोर जो दिया जा रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, कि आपने कितना अपने सब्जेक्ट को समझा है, प्रैक्टिकली अपने बिहेवियर में कितना उस सब्जेक्ट को आपने यूटिलाइज किया है। तो इस बेस पे ही आपका जो बोर्ड के एग्जाम वो कंडक्ट हुआ करेंगे। इसके बाद देखिए जो रिपोर्ट कार्ड जो प्रोवाइड हुआ करेगा वो है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, इसमें ओवरऑल पूरा का पूरा आपका को करिकुलर एक्टिविटीज का आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आपके हर सेमेस्टर्स के जो मार्क्स हैं वो ऐड होंगे। साथ ही आपके क्लास टीचर्स को आपको मार्क्स देंगे, साथ ही आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे। इवन आप खुद भी अपने मार्क्स आपको जज करके इसमें कुछ मार्क्स दोगे। साथ ही आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये एक पूरा 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हो गया, यानी समग्र। ठीक है, हॉलिस्टिक मतलब होता है समग्र, कि इंटीग्रेटेड प्रोग्रेस कार्ड हो गया, जहां पे हर कोई आपको मार्क्स दे रहा है। तो हर किसी बच्चे का मानसिक मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग भी उसको मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखिए साइंस और मैथमेटिक्स के लिए हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स में काफी सारी टेक्स्ट बुक्स जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में भी आएंगी। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ पे ऑल स्कूल जो चिल्ड्रन है टू अंडरगो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्थ कार्ड्स विल बी इशू। ठीक है, तो हर स्कूल के जो बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हो, उनको एक रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए जाना पड़ेगा। साथ ही उनको हेल्थ कार्ड जो है वो भी इशूड किए जाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ ऐसे स्कूल जहाँ पे मिड डे मील्स प्रोवाइड होता है, तो एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा इन एडिशन टू मिड डे मील्स। ठीक है, मिड डे मील्स तो मिलता है, साथ ही उनको एक पूरा पोषण शक्ति से भरपूर ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड होगा। इसके बाद देखिए इंडियन साइन लैंग्वेज, जिसे ISL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विल बी स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, जो इंडियन साइन लैंग्वेज जो पूरी कंट्री में यूज होती है, इंडिया के जो डीफ चिल्ड्रन है, ठीक है, जो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। तो उस तरह की टीचिंग को भी और ज्यादा, इस तरह की एजुकेशन को भी और ज्यादा स्टैंडर्डाइज किया जाएगा इस NEP के द्वारा। नेक्स्ट है देखिए वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो भी इंटर्नशिप के द्वारा क्लास
6 से ही, ठीक है, क्लास 6 से इंटर्नशिप दी जाएंगी और उसके द्वारा जो है बच्चे अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सबको सब। अब देखिए क्या है डिप्लोमा आफ्टर 2 years ऑफ स्टडी, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके हायर एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उनको समझ लेते हैं। देखिए न्यू फीचर्स इन हायर एजुकेशन, क्या क्या बदलाव हुए हायर एजुकेशन में, वो आपके स्कूल लेवल के बदलाव थे जो चेंजेस किए गए एनईपी के द्वारा। अब है आपके न्यू फीचर्स इन हायर एजुकेशन। तो सबसे पहली बात की रेशनलाइज कर दिया गया पूरा इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर हायर एजुकेशन। जितना भी हायर एजुकेशन का ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिस्टम था उसको पूरा रेशनलाइज कर दिया गया है। अब देखिए जो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस जो है वो बना दिए गए हैं इसके अंदर रेशनलाइज इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर के अंतर्गत, ठीक है। आपके रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज भी ओपन कर दी गई है, कई सारी बनाई जाएंगी। साथ ही टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज भी बनाई जाएंगी और ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, जहां पे जो कॉलेजेस ऐसे भी कॉलेजेस होंगे जहां पे खुद ही वो डिग्रीज प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ACSB कहते हैं। इसके बाद देखिए कई बच्चे जो होते हैं वो 12th पास करने के बाद अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। अच्छा अब क्या है, अब बदलाव ये हो गया है कि अगर आपके 12th के बाद अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAT कहा जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं अगर वो ये एग्जाम देते हैं और उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स कराते हैं, तो उनके ये मार्क्स जो है वो ऐड हो जाएंगे जो 12th के मार्क्स उनके आए थे, और इस हिसाब से अब उनकी जो मेरिट है वो बहुत अच्छी बन जाएगी और वो अपने मनपसंद किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छी एक चीज हो गई है। इसके बाद भी देखिए जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज होंगी वो आप या 3 साल का कर लीजिए या 4 साल का, ठीक है। ड्यूरेशन मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, इसके साथ ही आपको काफी सारे एग्जिट ऑप्शंस भी मिलेंगे, एंट्री ऑप्शंस एज वेल एज एग्जिट ऑप्शंस, ठीक है। इस सिस्टम को एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के नाम से भी आप जाना जाएगा। तो याद रखिएगा जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगा वो या 3 साल का कर लीजिए या 4 साल का ड्यूरेशन का होगा। इसके साथ ही देखिए काफी सारी और चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं कि हमने देखा है कभी पहले क्या होता था, अगर कॉलेज आपका 3 साल का तो इट मीन आपको 3 साल तक क्वालिफाई करना है इसको, ठीक है। हर साल में आपको मार्क्स लेने हैं, हर साल में आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया उसका तो इट मीन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा उस चीज का, आपके पास कोई डिग्री नहीं होती, आप डिग्री होल्डर नहीं कहलाते, फिर आपको अलग से बार बार करना पड़ता है। अच्छा आप अगर 2 साल में भी लीव करते हो उसको तो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो 3 साल आपको पूरे कंप्लीट करने होते हैं और एक ही जगह से कंप्लीट करने होते हैं, ऐसे भी कई सारे रूल्स पहले हुआ करते थे। तो अब इसमें काफी ज्यादा बदलाव हो गया। अब क्या है, अगर सपोज करिए किसी के घर की कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन, किसी भी कंडीशन की वजह से कोई भी है अपनी अगर पढ़ाई 1 साल बाद छोड़ देता है, ठीक है, ग्रेजुएशन में 1 साल बाद अगर वो छोड़ देता है तो उसको उस फील्ड में कि उसने 1 साल वहां पे पढ़ा, उसने अपना जो भी उसको एग्जाम दिया, जो भी उसका रिजल्ट मिला, उस हिसाब से उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वो सर्टिफिकेट आगे दिखा सकता है कि हाँ मैंने 1 साल का यहाँ पे इस सब्जेक्ट में कोर्स किया था। और देखिए यहाँ भी काफी सारे सब्जेक्ट में आप कोर्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज में करो, आप डिफरेंट उसमें आप जो भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे स्ट्रीम वाला सिस्टम था 12th, वैसे यहाँ भी अपने मनपसंद सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अच्छा 1 साल बाद तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो गया। इसके साथ ही देखिए आपको 2 साल बाद, अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर इसके साथ ही अगर आप 3 साल बाद छोड़ते हो तो आपको यहाँ बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी उस प्रोग्राम से रिलेटेड, जो भी प्रोग्राम आपने करा, जो भी पढ़ाई आपने की। इसके साथ ही अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो उसी मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो आपको एक बैचलर्स प्रोग्राम प्रीफर्ड ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आपको रिसर्च के साथ आपकी बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी और इस पूरे सिस्टम को, ठीक है, नोन एज मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। इसके साथ ही देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC शैल बी एस्टैब्लिश विच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये आपके मार्क्स, चाहे आपने 1 साल बाद छोड़ा हो, 2 साल बाद छोड़ा हो या 3 साल बाद छोड़ा हो, या फिर आप फिर से आने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जब छोड़ा है तो आपके मार्क्स जो है वो इस बैंक में स्टोर किए जाएंगे, यानी सेव रखे जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बैंक्स में अपने डिपॉजिट पैसों को संभाल के रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे देखिए पूरा डिजिटली होगा, ये ऑनलाइन हुआ करेगा ये पूरा सिस्टम। तो आपके मार्क्स यहाँ पे रखे रहेंगे, ठीक है, सेव रखे रहेंगे। अब क्या होगा, जब आप फिर से आओगे, ठीक है, एडमिशन लेने, आप फिर से एंट्री करने आ रहे हो क्योंकि आपने बीच में छोड़ दिया था आप किसी भी वजह से, तो एक पर्टिकुलर टाइम इसके लिए होगा जो बाद में बताया जाएगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप जब भी आओगे तो आपको वही मार्क्स मिल जाएंगे
वही मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे। आप जब 3 साल कंप्लीट कर लोगे तो आपको पुराने मार्क्स जो है आपके ऐड हो जाएंगे आपके न्यू वाले में। तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा करना पड़ेगा, बल्कि आप कभी भी छोड़ सकते हो, कभी स्टार्ट भी कर सकते हो। कई सारे बच्चों के साथ होता है कि वो कोई एक दो सब्जेक्ट ले रहे थे तो उनको समझ में नहीं आता है और 4-5 साल उसी चीज में बर्बाद हो जाती है और फिर उनको लगता है अरे हमें तो उसमें इंटरेस्ट था, हम वो करना चाहते थे, पर वो अब वापस नहीं जा सकते, वो काफी सारे साल बर्बाद हो चुके हैं पहले से। तो इस सिस्टम को कि कभी भी आप एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, तो इसको इस पूरे सिस्टम को कहा गया है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। जब आपकी मन हो तब आप एंट्री कर सकते हो, जब आपका मन हो तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए जो प्रोफेशनल एकेडमिक एंड करियर काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक्सपेंडेड हुआ है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक्सटेंडेड, ठीक है। मेन जो एम है वो है कि ओपन जो एनआईयूएस वाले होते हैं, नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वो काफी ज्यादा एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंतर्गत। और साथ ही डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, कि आपको ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, जो भी ई कोर्सेज है वो भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI टू बी स्टैब्लिश। इसके साथ ही देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट जो ट्रांसलेशन और साथ ही इंटरप्रिटेशन का जो विभाग होगा, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी ओपन किए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि यहाँ भी जिसको इंटरेस्ट है ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में वो यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए संस्कृत को भी हर एक कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हर एक इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस में, डिपार्टमेंट्स में अक्रॉस द कंट्री विल बी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथेंड। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको एक ऐसा दौर आया था कि एकदम भुलाई दी गई है, इसका कोई यूज नहीं रहा, तो अब इसको फिर से पूरा इंट्रोड्यूस करने का पूरा प्लान है एनईपी के थ्रू। और हर कॉलेज में हर स्कूल में भी आपको ज्यादा से ज्यादा संस्कृत लैंग्वेज मिलेगी और उसका इंट्रोडक्शन फिर से होगा और बच्चे जो है अपने पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए संस्कृत लैंग्वेज के साथ ही और भी काफी सारे लैंग्वेजेस के लिए भी जो स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशन है, वो सेटअप होंगे, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल एज जो इंस्टीट्यूट होंगे, स्टेट में इंस्टीट्यूट होंगे फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत लैंग्वेज के, वो भी सेटअप होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एफर्ट्स टू प्रमोट ऑल इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग क्लासिकल, ट्राइबल एंड इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस विल बी अंडरटेकन। इसके साथ ही इस एनईपी के थ्रू प्रमोट किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को। इसमें आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी आएंगे, ट्राइबल कम्युनिटी की लैंग्वेजेस भी आएंगे और इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस जो आज शायद इतनी ज्यादा नहीं बोली जाती है और धीरे धीरे खत्म भी होने वाली है, तो उन लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा उनको भी चाहा जाएगा कि बच्चे पढ़े और उनको भी जाने। इसके बाद देखिए लास्ट में देखा जाए तो कैबिनेट ने पास किया है इस पूरे बिल को, तो इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, इसको पास कर दिया कैबिनेट ने। अब इसके बाद देखिए संसद में ये बिल्कुल अब जाएगा पास होने और उसके अकॉर्डिंग ही बाद में ये एक कह सकते हो आप एक लॉ बन जाएगा और उसके बाद हर एक स्टेट जो है वो उसको फॉलो करवाएंगे अपनी अपनी जगह पे। फिर इसके बाद देखिए बर्डन ऑफ बुक्स, इसका मेन जो एनईपी की जो पॉलिसी के अंतर्गत जो चीज देखी गई वो ये है कि बर्डन जो है किताबों का वो ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए और ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। देखिए वास्तव में नॉलेज ही हेल्प करती है लास्ट में, जो भी आपने पढ़ा, आपकी डिग्रीज, आपके मार्क्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, बट आपकी नॉलेज बहुत हर जगह शो होती है। तो नॉलेज का यहीं पे मेन मोटिव है कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज की जाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, ज्ञान जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिया जाए, ठीक है, उनका बर्डन कम किया जाए। और शुरुआती जो 5 साल है वो तो बस खेलो कूदो वाले हैं कि खेलो कूदो बड़ो वाले सिस्टम पे फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है वो रिलेटेड टू फीस की, जो पेरेंट्स भी और बच्चे भी सोचते हैं कि किस स्कूल में एडमिशन लिया जाए और काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि फीस भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आपके स्कूल लेवल पे भी हायर एजुकेशन जब ग्रेजुएशन आपने करने जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तो वहां पे भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब देखना पड़ता है कि हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अब ये चीज में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ है। और क्या सुधार हुआ है देखिए, पब्लिक और जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्न बाई द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड, ठीक है। अब चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, जो वो क्या फॉलो करेंगे, वो सारे के सारे सेम सेट ऑफ नॉर्म्स, जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही सबको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी अपने हिसाब से ऐसा नहीं कि फीस इंक्रीज कर देगा। जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सभी को एक साथ फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी तरह के स्कूल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है और ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, ठीक है। एक्रेडिटेशन मतलब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, कि एक ऑफिशियली जब लॉ आता है तो सबको उसको रिकॉग्नाइज करना है। और एकेडमिक स्टैंडर्ड, जो एक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी सबको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो ये सारा जो था आपके हाईलाइट्स थे, मेन हाईलाइट्स ऑफ एनईपी, आपके स्कूल एजुकेशन लेवल के भी और हाई एजुकेशन लेवल के भी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.